हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो दोस्तों आज की डेट है 30 मार्च ऑफ 2019 और यहां हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, एनडीए, सीडीएस, यूपीएफ और एसएससी, दिस वीडियो इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हम यहाँ डिस्कस करने हैं। उससे पहले आज का जो कोट है वो है महात्मा गांधी जी के द्वारा, जो कहते हैं विक्ट्री अटेन बाय वायलेंस इज टैंटमाउंट टू डिफीट फॉर इट इज ओनली मोमेंटरी। तो ये कहते हैं अगर आपको कोई भी जीत अगर यहाँ पे वायलेंस का इस्तेमाल करते हुए मिलती है तो वो बिल्कुल ही डिफीट के इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये जो है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपके पास रहने वाला है। तो इस पर्टिकुलर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप किसी वॉर के बारे में लिख रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर यहाँ पे यमन वॉर पे अगर आपको कुछ लिखना है और क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा मिलिट्री एक्शन यूज किया जा रहा है तो उसमें जो है आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल पेज पे लेफ्ट साइड पे जो पहला आर्टिकल है यहाँ पे हम बात करेंगे इकोनॉमिक इश्यूज की, क्योंकि आप जानते हैं जनरल इलेक्शन आ चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो है यहाँ पे अलग अलग जगहों पे रैलीज करती है, स्पीच देती है। तो उनके जो स्पीच का कंटेंट होता है तो उसमें यूजुअली इकोनॉमिक एक्टिविटीज और जो स्लो डाउन इस वक्त चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया जाता है। इवन हमने अपने पिछले दो आर्टिकल्स इवन एक्सप्लेन पेज में डिस्कस किया था कि कैसे हम इवेल्युएट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, बेस्ड ऑन कंजम्पशन कैसे रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स के वो कैसे रिड्यूस हो रही है। तो उसके हिसाब से भी हमने यहाँ पे इवैल्यूएट किया था। तो यहाँ पे हम समझेंगे डेटा के हिसाब से कैसे जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है और यूजुअली जो है वो इलेक्शन मुद्दों में नहीं आ पाता है। नीचे वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 35A के बारे में। ज्यादातर कंट्रोवर्सी इसलिए अभी आ गई है क्योंकि यहाँ पे अरुण जेटली जी ने यहाँ पे 35A के बारे में कुछ यहाँ पे ब्लॉग्स भी लिखे थे और कमेंट भी किए थे। तो इसी वजह से यहाँ पे आर्टिकल 35A को होलिस्टिकली समझेंगे और उसके साथ साथ क्या इसके यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया जाता है उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। सिमिलर आर्टिकल यहाँ पे जो है फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जो कि जम्मू कश्मीर के थे उन्होंने यहाँ पे आर्टिकल लिखा है। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे। नीचे वाला आर्टिकल बेसिकली जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो लॉन्च किया गया था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि कैसे जो है टाइम टू टाइम यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी जी है ये बार बार आते हैं और बताते हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हो सकता है, बालाकोट का रिटेलिएशन अटैक हो सकता है, तो कैसे जो है वो अपने सिटीजन को अवेयर रखते हैं बाई कमिंग आउट इन द मीडिया। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। वैसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है तो डिस्कस नहीं करेंगे। सेंटर में नेक्स्ट पेज पे जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम डिस्कस करेंगे जॉब क्राइसिस इन इंडिया। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये मिलेंगे कि कैसे जो है नेचर ऑफ जॉब्स चेंज हो रहे हैं। यहां पे सिर्फ हम जॉब इन क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे, क्वालिटी की बात करेंगे, क्योंकि यहां पे अगर जॉब की एस्पिरेशन की बात करेंगे तो यहां पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी एजुकेशन के हिसाब से आपको एक लेवल ऑफ जो है रिन्यूमरेशन मिले, कि आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए बेस्ड ऑन योर एजुकेशन। तो जो क्वालिटी ऑफ चेंज जो शिफ्ट नजर आ रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें इस आर्टिकल से मिलेगा वो ये होगा कि यहाँ पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट सर्वेस किए जाते हैं, इवन विद इन गवर्नमेंट भी किए जाते हैं, लेकिन क्यों जो है यहाँ पे आपको वैरायटी मिलेगी जो कंक्लूजन दिया जाता है उन रिपोर्ट्स के द्वारा। तो क्या वो लेकुनास है, क्या उनके पैरामीटर्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, इसी वजह से जो आपको वेरिएंस नजर आता है। तो उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। राइट साइड में जो आर्टिकल है बेसिकली एक शख्स के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पे पाकिस्तान के, तो उनके जो बेटे हैं गिलानी साहब के, तो उनको यहाँ पे पकड़ लिया गया था जिनका नाम हैदर है। तो उनके साथ क्या क्या हुआ, तालिबान से उन्हें यहाँ पे कहाँ कहाँ भेजा गया, उनके पास उनको क्या क्या फेस करना पड़ा, तो उसी के बारे में यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस किया जा रहा है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे वाला आर्टिकल कंप्लीटली पॉलिटिकल है तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है तो डिस्कस नहीं करेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर कंट्री को, तो आज की कंट्री का नाम है डोमिनिका रिपब्लिक। तो ये मैंने आपको कल ही बताया था कि आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी लोकेशन आप यहाँ पे कैरेबियन सी में देख सकते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे उसकी लोकेशन, इसकी कैपिटल बेसिकली है सैंटो डोमिनिगो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नजर आएगा डोमिनिकन रिपब्लिक, और कल जो हमने कंट्री को डिस्कस किया था डोमिनिका, वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए विच टू कंट्रीज हैव साइंड एन एमओयू ऑन एंटार्क्टिक कोऑपरेशन टू हेल्प साइंटिफिक कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ अर्थ साइंस। तो कौन सी दो कंट्री के बीच में ये पर्टिकुलर एमओयू साइन हुआ है? तो ये हुआ है बेसिकली इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में। तो उसकी पूरी कोशिश ये की जाएगी कैसे जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन की जा सकती है एंटार्क्टिका और सदर्न ओशंस में। यहाँ पे आप अर्जेंटीना की लोकेशन देख सकते हैं, इसकी कैपिटल बेसिकली ब्यूनस एयर्स, और आपको ये बेसिकली मिलेगा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में।
यहाँ पे चलते हैं पहले आर्टिकल की तरफ। तो पहले आर्टिकल में हम समझेंगे कैसे जो है यहाँ पे डिमिनिश किया जा रहा है या फिर एक्सक्लूड कर दिया जाता है मेजर इश्यूज को। उस मेजर इश्यू में हम बात करें इकोनॉमिक इश्यूज की, तो यहाँ पे हम जानते हैं प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे बहुत सारी जगह पे कैंपेन किया है। यहाँ पे ज्यादातर वो बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी में, हमने जो बालाकोट का यहाँ पे रिटेलिएट अटैक किया है, और यहाँ पे यूजुअली अब उन्होंने इवन सोशल वेलफेयर जो स्कीम्स उनके बारे में बात करना काफी कम कर दिया है। इवन रिसेंटली उन्होंने एसैट के बारे में बात की, काफी अच्छी बात है, हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं साइंस में, मिलिट्री में हम रिटायरेट कर रहे अच्छे से। लेकिन यहाँ पे जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो यूजुअली बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस बात पे कोई भी यहाँ पे जो है मुद्दा नहीं बनाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की, वो पिछले 7 साल से डिक्लाइन हो रही है। दूसरी बात हम समझेंगे कि इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात करेंगे तो जनवरी के महीने में यहाँ पे 1.7% ग्रोथ हुई थी कंपेयर टू दिसंबर के महीने में जो कि 2.6% था। तो ये जो डिक्लाइन दिख रहा है उसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि आप जानते हैं जनवरी के महीने में इतना ज्यादा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाता है। तीसरी बात हम करेंगे कि जो ग्रोथ इन कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो भी स्लो डाउन होती जा रही है। तो यही एक बेसिकली एक एलिमेंट है कि इंडिकेटर है जो बताता है कि हमारी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं स्लो डाउन नजर आ रहा है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कभी भी यूजुअली डिस्कस नहीं किया जाता वो है फार्मर क्राइसिस, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे मॉनसून पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, उसके साथ साथ उनकी हम फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उन्हें फार्मिंग के अलावा कोई भी नॉन एग्रीकल्चर काम करना है तो ऐसी कोई जॉब क्रिएशन भी हम नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगला आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 35A के बारे में। तो 35A के इस आर्टिकल के डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि 35A जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। तो इसके बारे में क्रिटिसिज्म इसलिए शुरू हो गया क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ वननेस ऑफ इंडिया है, क्योंकि यहाँ पे होता ये है कि अगर आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं तो आपको जो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस यहाँ पे आप ले सकते हैं और आपको उस रेजिडेंस के द्वारा आपको स्पेशल राइट्स मिल सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जा सकती है, जॉब्स, एक्विजिशन प्रॉपर्टी, ये सारे राइट्स जो है आपको मिल सकते हैं अगर आप जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं। तो ये जो राइट है ये आता है आर्टिकल 35A के अंतर्गत। अब यहाँ पे चलते हैं आर्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो इस टाइम पे आ गई है जब यहाँ पे जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टर्मोइल जो है वैली में और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं पिछले 4 सालों में हमने बहुत सारी यहाँ पे जो है यहाँ पे मिलिटेंट्स और सिविलियंस की यहाँ पे किलिंग हुई है, उसके साथ हमारे बहुत सारे जो है सिक्योरिटी फोर्सेज भी यहाँ पे शहीद हुए हैं। तो अब यहाँ पे समझने की जरूरत यह है कि अगर आप किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी उनसे छीनने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है जो टर्मोइल आप देख रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती है। ये इवन गवर्नमेंट को पता है, लेकिन उसके बावजूद इस 35A को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है इस वक्त। दूसरी बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो 35A इंक्लूड किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे माना जाता है ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनली ऐड किया गया, क्योंकि यूजुअली जब भी आपको अमेंड करना होता है संविधान को तो हम आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को यहाँ पे लाया गया अंडर 3, तो इसी वजह से जो है प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हो गई। दूसरी हम बात करेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आर्टिकल 370 और 35A जो है ये काफी जो है ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है जम्मू कश्मीर को। अगर आप स्टेटस को थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल यहाँ पे अलग अलग जो एंटिटीज है वो यहाँ पे बहुत टर्मोइल शुरू कर सकते हैं। अगली बात करते हैं कि आर्टिकल 35A एक्चुअली हमारे संविधान में आया कैसे। तो इसे बेसिकली इनकॉर्पोरेट किया गया था 1954 में अंडर द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, क्योंकि तब जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उन्होंने ये किया था ऑन द एडवाइस ऑफ जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ये समझनी है कि जो कॉन्ट्रोवर्शियल ऑर्डर है 1954 का, इसको फॉलो किया था 1952 के दिल्ली अग्रीमेंट में। अब इस दिल्ली अग्रीमेंट के अंतर्गत हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे तब के जवाहरलाल नेहरू जी और यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर शेख अब्दुल्ला, तो इनके बीच में यहाँ पे जो है यहाँ पे कॉपरेशन हुआ था, जिसके अंतर्गत इंडियन सिटीजनशिप दे दी गई थी सारे स्टेट सब्जेक्ट को जो जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं। और जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ये 1954 का, ये इशू किया गया था अंडर आर्टिकल 371D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इससे क्या है, हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं और यहाँ पे उन्हें ये जो जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटर है उन्हें ये पावर दे रहे हैं ये बताने के लिए कि आप खुद डिफाइन कीजिए कि कौन जो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस है और उसी के हिसाब से उनको अलग अलग यहाँ पे प्रिविलेजेस दिए जा सकते हैं। अब पूरा क्रिटिसिज्म इस बात पे है क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स यानी कि मान लीजिए आप हरियाणा, दिल्ली या फिर मान लीजिए राजस्थान से अगर माइग्रेट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो आप बेसिकली नॉन परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे, तो आपको बेसिकली सेकंड क्लास सिटीजन जैसी ट्रीटमेंट दी जाएगी, जो कि काफी अगेंस्ट है, अगेंस्ट द वननेस ऑफ आवर कंट्री। दूसरी बात करेंगे जो नॉन परमानेंट रेजिडेंट है तो उनके साथ आपको एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, आप यहाँ पे एजुकेशन स्कॉलरशिप के हिसाब से भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम होगी कि जितने भी मेरिटेड स्टूडेंट्स है तो उनको यहाँ पे डिनाई कर दिया गया स्कॉलरशिप जस्ट बिकॉज वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है वाकई।
तीसरी बात करेंगे जो रेफ्यूजी क्राइसिस है, क्योंकि आप जानते हैं पार्टीशन के बाद बहुत सारे लोगों ने जम्मू कश्मीर में माइग्रेट किया, अब वो अभी भी यहाँ पे जो है स्टेट सब्जेक्ट नहीं बन पाए हैं। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये माना जाता है कि जो 35A का जो यहाँ पे आर्टिकल है वो जब एंटर किया संविधान में तो काफी अनकॉन्स्टिट्यूशनली इसे ऐड किया गया, क्योंकि आर्टिकल 368 का इस्तेमाल नहीं किया गया था। उसके साथ साथ अगर 35A की बात करेंगे, ये एक अल्ट्रा वायर की तरह काम करता है, क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल राइट जो है ये इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी का, उसी के साथ साथ राइट आर्टिकल 21 जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, तो दोनों जो है इफेक्ट हो जाते हैं। इसी वजह से 35A काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड में ये हो सकता है कि कैसे जो है हम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर यहाँ पे जो है स्टेटस को मेंटेन करें और थोड़ा थोड़ा जो है डाइल्यूट कर सके, क्योंकि एंड ऑफ द डे यहाँ पे इवन जम्मू कश्मीर वालों को ये समझने की जरूरत है कि 35A को थोड़ा सा डाइल्यूट करने से वही जम्मू कश्मीर रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटी की थोड़ी शुरुआत की जा सकती है। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बेसिकली यहाँ पे जॉब क्राइसिस जो हमारी कंट्री में हमें नजर आता है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो टेबल प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे आर्टिकल में उसकी तरफ देखिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री उन्होंने कौन कौन सी यहाँ पे स्कीम रिलीज किया और कितनी जो है यहाँ पे एस्टिमेटेड जॉब क्रिएट की जा सकती है। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट की। तो इसमें एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके अंदर समवेयर अराउंड यहाँ पे 10.65 हमें यहाँ पे जॉब ग्रोथ नजर आई है। उसके साथ साथ यहाँ पे एमएसएमई के लिए बहुत सारी ग्रोथ हमने की है और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि जॉब क्रिएशन जो है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि यहाँ पे सप्लाई कितना है और डिमांड कितना यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अगर यहाँ पे डिमांड ही कम है तो आप सप्लाई कितना भी कर ले तो आप बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलने वाली है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि स्किल क्या है हमारे पास, जो यहाँ पे यूथ बाहर आ रहे हैं कॉलेज से, क्या उनके पास वो राइट अमाउंट ऑफ स्किल है या नहीं है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि आपकी कंट्री में आप राइट अमाउंट ऑफ जॉब्स क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे चलते हैं आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल में ऑथर ने सबसे पहले ये बताया है कि यहाँ पे जो डेफिनेशन है यहाँ पे वर्कर की वो चेंज हो रही है, क्योंकि एक जो बंदा है जो इसको जॉब की जरूरत है वो ये इस कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के पीछे भागता है, जैसे कि उसको चाहिए कि एक ऐसी जॉब मिले जो स्टेबल हो, प्रोडक्टिव हो और उसका जो यहाँ पे उसे पैकेज मिले, रिम्यूनरेशन जो है वो काफी अच्छा भी हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हर कोई बंदा ढूंढता है। दूसरी बात करेंगे, यहाँ पे हमारी कंट्री में बहुत ही इंटेंसिव डिबेट होती है जॉब क्राइसिस के बारे में कि हमारी कंट्री में जॉब की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही खराब होती जा रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कि हमारे पास कितने सारे रिपोर्ट है, तो हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे जो है जनरेट की है, जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे होता है, एक एनएसएसओ भी अपना रिपोर्ट रिलीज करता है, उसके बाद लेबर ब्यूरो क्वार्टरली अपना रिपोर्ट रिलीज करता है। तो इतने सारे रिपोर्ट्स हमारे पास होती हैं, लेकिन हर किसी का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, सैम्पलिंग साइज अलग होता है और एक अलग अलग तरीका इस्तेमाल किया जाता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे ये साइड किया गया है जस्ट बिकॉज यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। इसी वजह से हमें ये समझ में आ गया कि इवन अगर ग्लोबली अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, तो उसका जो सेंसिटिव इफेक्ट है वो हमारी इकोनॉमी में नजर आएगा। इसी वजह से हमने एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम है यहाँ पे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो अभी जो है गवर्नमेंट को पूरी कोशिश कर रहा है कि ये रिलीज ना हो सके। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे आसपास जो राइट डेटा है उसी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं नई पॉलिसी मेकिंग के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेटा को ही रिवील करने से बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में भी आपको जो है वो यहाँ पे फ्लो नजर आएगा कि यहाँ पे इतने अच्छे से हम पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि सैम्पलिंग डेटा अलग होता है, ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए इसे बनाया जाता है। अगर इसकी सैम्पलिंग टेक्निक की बात करेंगे तो इसमें उन हाउस होल्ड को सिलेक्ट किया जाता है बोथ रूरल और अर्बन में, जिसमें ऑलमोस्ट 75% वेटेज जाता है उन सेक्शंस को जहां पे उनकी सेकेंडरी एजुकेशन हुई हो। लेकिन अगर यहां पे हम बात करेंगे ईयूएस की, तो जिसका मतलब है यहां पे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, तो इसमें जो हाउस होल्ड को यहां पे सिलेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन द अफ्लुएंस एंड द इनकम। तो आपको पता चल गया होगा कि दोनों में अलग तरीके से कैटेगराइज करके यहां पे सैंपल साइज बनाया जाता है। इसी वजह से डेटा में थोड़ी सी वैरायटी नजर आती है, आपको अलग अलग चीजें नजर आती है। लेकिन हम लोग बेसिकली पीएलएफएस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे अच्छी पॉलिसी मेकिंग कर सके और हर चीज को यहाँ पे इंटीग्रेट किया जा सके। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज की कि क्रिएटिंग क्वालिटी जॉब्स, क्योंकि आप जानते हैं कि एजुकेशन सबका यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो उनकी डिमांड भी उतनी ज्यादा बढ़ती है कि हमें उतनी ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन हर चीज डिपेंड करती है सप्लाई, डिमांड और स्किल पे। तो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन से आप एक्सपेक्ट करते हैं आपको हायर लेवल ऑफ यहाँ पे जो है रिम्यूनरेशन भी मिले, लेकिन उतनी ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं हो पा रही है। एक और थर्ड फैक्टर यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम ईपीएफओ के डेटा के बारे में। तो यहाँ पे हमने देखा है 2016 से 19 के बीच में बहुत सारे लोग यहाँ पे रजिस्टर किए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे ईपीएफओ के अंदर भी आ गए हैं। लेकिन दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इसमें है। एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों को वैल्यूएट किया जाता है उन फर्म्स को जिनकी बेसिकली यहाँ पे 20 से ज्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयज हो। दूसरी प्रॉब्लम ये कि ऐसा भी हो सकता है एक एम्प्लॉयज के पास दो पीएफ नंबर भी हो और वो दोनों जो है लिंक नहीं हो, तो तब जो है आपके पास बहुत ज्यादा डेटा आ जाएगा और ये जो है यहाँ पे मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं हम डेटा को। तो इन दो इश्यूज के बारे में ईपीएफओ को हम यहाँ पे एज अ मैंडेट नहीं मान सकते। जो भी रिपोर्ट रिलीज करे उसको यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट हुई है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स आर साइंड बाय इंडिया एंड मोरक्को रिसेंटली। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस है। पहला है यहाँ पे कॉपरेशन ऑन यूथ अफेयर्स, दूसरा यहाँ पे टू प्रमोट एक्सचेंज एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्निकल कॉपरेशन, थर्ड है यहाँ पे टू प्रमोट बायलैटरल कॉपरेशन बिटवीन बोथ स्टार्टअप्स ऑफ कंट्रीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ 1 एंड 2। तो यहाँ पे हमने काम किया यूथ अफेयर्स से रिलेटेड, यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर कॉपरेट करने के लिए। उसके साथ साथ जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्निकल कॉपरेशन है उस पर भी हम यहाँ पे काम करने का डिस्कस किया है मोरक्को के साथ। अब मोरक्को की लोकेशन बेसिकली आप यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देख सकते हैं। इसकी कैपिटल बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे रावत नजर आएगी। उसके साथ साथ देखिए कि आसपास बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज भी आपको नजर आएगी। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कासाब्लांका, और दूसरी इंपॉर्टेंट सिटी जो आप यहाँ पे मोरक्को में देखेंगे उसका नाम है मराकेश। यहाँ पे चलते पेज 1 की तरफ। पेज 1 पे यहाँ पे हम बात करेंगे करतारपुर कॉरिडोर की। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई है कि करतारपुर कॉरिडोर में हमें माना गया कि जो डेलीगेशन मीटिंग हुई थी पाकिस्तान की तरफ से जो लोग आए थे उसमें से कुछ लोग जो है प्रो खालिस्तान थे। इसी वजह से इंडिया ने नेगोशिएशन अभी थोड़ी दिनों के लिए बंद कर दी है। उसी के साथ साथ बोला है कि यहाँ पे कैसे जो है जो इनिशियल डिस्कशन हमने की थी तो उस पर यहाँ पे सहमति बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने जानते हैं कि जो करतारपुर कॉरिडोर ये वीजा फ्री होने वाला था, लेकिन जो पाकिस्तानी डेलीगेशन उन्होंने इस पर कोई भी जो है हामी नहीं भरी है। उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते करतारपुर कॉरिडोर बेसिकली यहाँ पे जो करतारपुर साहिब है उसे कनेक्ट करेगा देरा बैंक नानक से, और बीच में आपको रिवर नजर आएगी रावी रिवर। यहाँ पे बात करते हैं करतारपुर कॉरिडोर की। तो यहाँ पे करतारपुर साहिब इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सिख कम्युनिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनके जो यहाँ पे गुरु नानक जी है उनका जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस था वो यही था। इसी वजह से यहाँ पे जो है काफी इंपॉर्टेंट ये कॉरिडोर जो है रिलीजियस मैटर से भी रिलेट करता है। दूसरी हम बात करेंगे कि इसकी जो शुरुआत थी ये की गई थी 1999 में, जब पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पे पहली बस राइड की थी लाहौर में। दूसरी बात हम करेंगे कि जो वीजा फ्री एक्सेस है ये बहुत सारी अलग अलग जगहों पर भी किया जा सकता है, जैसे हम यहाँ पे श्रद्धा पीठ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पीओके में इन्वॉल्व है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हम बात करें कि रिलीजियस फेथ और डिप्लोमेसी की शुरुआत कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। राइट साइड पे जो आर्टिकल है बताया जा रहा है कि जो हमने यहाँ पे मिशन शक्ति यानी कि जो एसैट लॉन्च हुआ था, तो क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को यहाँ पे जो है वायलेट करता है, नहीं करता है, उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं करता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है राइट साइड के आर्टिकल में। और उसके साथ साथ लेफ्ट साइड का आर्टिकल जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वीवीपैट का इस्तेमाल करने वाले हम यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन में, तो यहाँ पे कैसे जो है उसको इंक्रीज करने की जरूरत है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को लगता है अगर हम उसे इंक्रीज कर देते हैं तो यहाँ पे जो काउंटिंग का प्रोसेस वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, मतलब आपको रिजल्ट डिक्लेयर करने में ऑलमोस्ट 6 दिन लग सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे वीवीपैट का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी कि यहाँ पे कोई भी जो है ईवीएम की टैंपरिंग नहीं की गई है। तो वही जो है सुप्रीम कोर्ट और ईसी के बीच में यहाँ पे बातचीत हो रही है। अब चलते हैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो है मैंडेट यहाँ पे आर्टिकल 324 में आपको नजर आएगा। अब ये जो है परमानेंट बॉडी इलेक्शन करवाती है प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के। उसके साथ अगर मान लीजिए कोई भी एमपी और एमएलए की क्वालिफिकेशन के बारे में भी जो डिस्कशन है वो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही की जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो पॉपुलेशन जिसके अंतर्गत यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो वो भी जो है डिसाइड किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और यहां पे हम बात करते हैं कि अगर इसका क्या पावर है इलेक्शन कमीशन का, तो वो होता है सीडीएस यानी कि कंट्रोल डायरेक्शन और सुपरिटेंडेंस। तो ये आप ऐसे याद रखिए सीडीएस की बेसिकली क्या होता है, पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगली हम बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। काफी इंपॉर्टेंट है ये फीचर भी, क्योंकि आप जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का फायदा ये है कि कैसे जो हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकते हैं हमारी कंट्री में। क्योंकि आप जानते हैं जो भी पार्टी पावर में हो सकती है वो पब्लिक मनी का गलत इस्तेमाल कर सकती है, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे स्कीम चला देगी जस्ट बिकॉज इलेक्शन काफी ज्यादा पास में है। तो इसी वजह से कभी कभी यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है वो बंद हो जाती है जस्ट बिकॉज एमसीसी एग्जिस्ट करता है। तो आपको समझने की जरूरत यह है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसको आप कैरी ऑन करिए जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन कोई भी नया प्रोजेक्ट जो है आप यहाँ पे ड्यूरिंग एमसीसी के पीरियड में नहीं ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नेम द कंट्री विच हैज रिसीव्ड एन एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फ्रॉम इंडियन कैबिनेट फॉर एन एमओयू ऑन स्टार्टअप कोऑपरेशन। तो यहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टो आपको अप्रूवल दिया गया है, तो ये दिया गया है रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया को दिया गया है। साउथ कोरिया की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी कैपिटल बेसिकली है सियोल। अगला आर्टिकल यहाँ पे आया हुआ है बंगाल और ओडिशा के लिए। ओडिशा ने यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स की स्कीम्स बनाई थी। एक इंपॉर्टेंट स्कीम जो यहाँ पे ओडिशा को बिलोंग करता है वो है कालिया स्कीम। अब प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि आप इसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के यहाँ पे जो है कांग्रेस में नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट ने इंपॉर्टेंट और कंप्लीट डेटा नहीं दिया। क्योंकि आप जानते हैं इवन जो पीएम किसान की जो स्कीम है उसे यहाँ पे थोड़ा इसी वजह से अभी यहाँ पे हॉल्ट पर डाला है। तो क्योंकि अगर आप कोई भी नए बेनिफिशियरीज को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरीज है उनको आप यहाँ पे जो है अभी भी पे प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन नए बेनिफिशियरीज को आप ऐड नहीं कर सकते। उसी तरीके से यहाँ पे कालिया स्कीम में प्रॉब्लम ये हो गया है कि यहाँ पे जो स्टेट है यानी कि ओडिशा गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंप्लीट डेटा नहीं दिया इलेक्शन कमीशन को, इसी वजह से जो इस पे हॉल्ट लगा दिया है। सिमिलर केस हुआ है बंगाल के साथ।
अब यूजुअली जो है स्टेट के स्कीम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन कालिया स्कीम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इनोवेटिव है। क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कालिया स्कीम जो है ओडिशा में इंप्लीमेंट किया गया, इसका पूरा नाम है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। अब इसमें जो है यहाँ पे हर फार्मर्स को यहाँ पे 10,000 पर फैमिली दिया जाता है और क्रॉपिंग सीजन के हिसाब से। उसके साथ साथ आपको ये पता चलना है कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे डिसेबल्ड है, जो यहाँ पे एल्डरली है, उनको भी यहाँ पे पेंशन की तरह दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनकम सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है इररेस्पेक्टिव आपके पास लैंड है या नहीं है। तो इससे क्या यहाँ पे शेयर क्रॉपर्स का काफी फायदा होता है, जो यहाँ पे लैंडलेस लेबर्स है तो उनको भी यहाँ पे जो है केटर किया जा रहा है। इसी वजह से जो ये स्कीम है काफी ज्यादा नोवल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेम ऑफ यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम दैट वाज इनिशिएटेड बाय इसरो। तो इस पर्टिकुलर स्कीम का नाम है बेसिकली युविका, जिसका नाम है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। तो ये बेसिकली जो स्कीम है ये बेसिकली इसरो के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसमें दो है यहाँ पे जितने भी यंग एस्पिरेंट्स जो 9th स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी बेसिकली एबिलिटी को यहाँ पे कैप्चर करना, उनको यहाँ पे डेवलप करना स्किल्स को, तो ये बेसिकली इस स्कीम के अंदर आता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये बेसिकली नीरव मोदी के बारे में आया है। तो नीरव मोदी ने फिर से यहाँ पे कोशिश की बेल लेने की, लेकिन उनकी जो बेल है वो रिजेक्ट हो गई है। अब जैसे कि आप जानते हैं नीरव मोदी ने यहाँ पे पीएनबी का स्कैम किया था यूजिंग द लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अब यहाँ पे एलओयू के बारे में कुछ आपको चीजें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि एलओयू में बेसिकली 4 पार्टीज होती हैं। एक होता है इशूइंग बैंक, एक होता है रिसीविंग बैंक, तीसरा होता है इंपोर्टर और चौथा होता है बेनिफिशियरी। अब यहाँ पे होता ये कि आप बेसिकली मान लीजिए कोई भी इंडियन बैंक है, उसकी जो यहाँ पे जो ऑफशोर जहाँ पे उसका जो ब्रांच होगा तो वो बेसिकली आपको एलओयू देता है कि आप जो है यहाँ से पैसे दे सकते हैं। यही सेम चीज यूज की गई थी नीरव मोदी के द्वारा। लेकिन एक और चीज होती है जिसका नाम है लेटर ऑफ क्रेडिट। अब इसमें जो यहाँ पे बायर के पेमेंट डिटेल्स, क्या वो खरीद रहा है, कितने क्वांटिटी में खरीद रहा है, तो ये बेसिकली दिया जाता है। अगर मान लीजिए आप एक बायर है, आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो आपने बेसिकली एलओसी बनाया यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट, और अगर आप उसे पे नहीं करते तो बैंक की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो आपसे वो सारे पैसे निकलवाएगा और जो जिसको देने हैं उसको दे देगा। इसी वजह से माना जाता है कि एलओसी जो है वो काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है एलओयू के कंपैरिजन में, क्योंकि काफी ज्यादा जो है यहाँ पे वोलेटिलिटी नहीं होती है। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है एलओयू और एलओसी के डिफरेंस के बीच में, क्योंकि एलओसी में जो है या फिर काफी ज्यादा डिटेल्स होती है, परचेज बाय द इंपोर्टर, डेट, इशू, एक्सपायरी डेट, जितनी भी चीजें वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन एलओयू में जो है ट्रेसेबिलिटी नहीं होती है, इसी वजह से एलओसी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और ये जो पूरा ट्रांजैक्शन किया जाता है एलओयू के द्वारा तो वो स्विफ्ट के द्वारा किया जाता है, जो है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये बॉडी। और दूसरी बात जो आपको समझनी है वो है कोर बैंकिंग सिस्टम। अब कोर बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आप सबके पास होम ब्रांच होगी आपके बैंक की, है ना, लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी होम ब्रांच के अलावा किसी और ब्रांच में जाते हैं तब भी आप जो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास कोर बैंकिंग सिस्टम है जिससे जो हम इंटरकनेक्ट कर सकते हैं सारे ब्रांचेस को। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कोमोरोस। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है और जो राइट आंसर है वो बेसिकली अजाली असुमानी। तो ये बेसिकली फिर से री इलेक्ट होकर आए हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट बने कोमोरोस की। कोमोरोस की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेसिकली आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के आप पास आपको नजर आएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप मोजाम्बिक देख सकते हैं और यहाँ पे मडागास्कर आइलैंड देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कोमोरोस और उसकी कैपिटल बेसिकली मोरोनी। यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल आया है बेसिकली कश्मीर से रिलेटेड। यहाँ पे बहुत सारे जो यूथ है ये बेसिकली मिलिटेंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्हीं में से एक शख्स को यहाँ पे पकड़ा गया जिनका नाम है साजिद खान, जो कि 26 ईयर ओल्ड है। तो वहाँ पे एनआईए ने यहाँ पे बेसिकली एक पर्टिकुलर मिशन किया जिसका नाम है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, जिसमें होता ये है कि पुलिस वाले और जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स है पूरी तरीके से घेर लेते हैं उस बिल्डिंग को और यहाँ पे सर्च ऑपरेशन करते हैं। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे जो मिलिटेंट्स है उनको यहाँ पे उन्होंने पकड़ा है। और यहाँ पे जब उन्हें पकड़ा उनके पास जो यहाँ पे मिसाइल और जो यहाँ पे उनके पास आर्मामेंट्स मिली है, जिसके यहाँ पे M4 कार्बाइन में नजर आई है, उसके साथ साथ ऐसी ऐसी जो इक्विपमेंट्स इनके पास नजर आए जो यूजुअली नाटो फोर्सेज यूज करती है अफगानिस्तान में और जो पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेज यूज करती हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड डीआरडीओ है सक्सेसफुली टेस्टेड दी एंटी सैटेलाइट मिसाइल, जिसका नाम था मिशन शक्ति। तो ये तो बेसिकली सबको पता चली गया होगा कि ये बेसिकली लॉन्च किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि ओडिशा में है। अगला आर्टिकल बेसिकली यहाँ पे एसेट से ही रिलेटेड है। यहाँ पे जो शख्स है इनका नाम है नंबी नारायणन, जिनको यहाँ पे पद्म भूषण दिया गया है। तो इनको बेसिकली यहाँ पे पहले माना गया था कि ये पाइए क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट डिटेल्स लीक की है, लेकिन इनको बेसिकली बाइज्जत बरी कर दिया गया। इन पे कोई भी चार्जेस इस वक्त नहीं है। तो इन्होंने ये बोला कि पहले क्यों हमने ये बेसिकली जो है सैटेलाइट टेस्ट नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टेस्ट जो मिसाइल फायरिंग हमने की है वो काफी ज्यादा कैलकुलेटेड तरीके से की जाती है। अगर थोड़ा भी मिसफायर हो जाता, गलत सैटेलाइट हिट कर देता, तो बेसिकली जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं एसैट काफी अच्छा है वो फिर क्रिटिसाइज करते हैं कि हमने ठीक से कैलकुलेट नहीं किया, इसी वजह से एक गलत सैटेलाइट हमने उड़ा दिया। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि ये टाइमिंग इसलिए अच्छी थी क्योंकि हमने बहुत सारा जो है प्रैक्टिस की, हमने मिसाइल लॉन्च करने में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी डेवलप की, उसके साथ कितनी एक्यूरेटली हम हिट कर सकते हैं उसको भी यहाँ पे जो है कंप्लीट डेवलप किया है।
अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, यहाँ पे तपी है, नर्मदा है, कृष्णा और माही है। तो यहाँ पे आपको पता है कि कौन सी जो है यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग नहीं है, तो इसका आंसर बेसिकली कृष्णा रिवर, क्योंकि कृष्णा रिवर आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये बेसिकली आपको नजर आएगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। और बाकी आप देख सकते हैं माही जो है यहाँ पे तापी है, उसी के साथ साथ यहाँ पे जो नर्मदा है वो सारी जो रिवर्स है वो बेसिकली वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। करेंगे यहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉडी के बारे में जिसका नाम है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है कैप कर दिया गया था मैक्सिमम ट्रेड मार्जिन को, जो कि कैंसर सेविंग मेडिसिन थी उन पे। तो ये जो पूरा केस है यहाँ पे कर्नाटक हाईकोर्ट के पास चला गया है, क्योंकि यहाँ पे जो पीआईएल दर्ज की है उसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे जो है ये बेसिकली बॉडी एनपीपी है ये डिसाइड कर सकता है कि कितना जो है यहाँ पे ट्रेड मार्जिन होना चाहिए। इनका काम तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मुला देना है कि कितना जो है यहाँ पे सीलिंग रखनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं एनपीपीए के बारे में। तो ये जो बॉडी है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, तो ये बेसिकली इंडिपेंडेंट बॉडी है जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत। इसके कुछ यहाँ पे चार फंक्शन है जो आपको पता होने चाहिए कि इनका काम होता है फिक्स करना और रिवाइज करना कि कितना जो है ड्रग प्राइस और फॉर्मुलेशन होना चाहिए। दूसरी बात करेंगे यहाँ पे ड्रग प्राइस कंट्रोल जो ऑर्डर है, इसके हिसाब से हम देखते हैं कि कितने यहाँ पे एनफोर्स करना चाहिए प्राइस को, कितनी उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए हमारी कंट्री में। उसके साथ अगर बात करेंगे यहाँ पे जो शेड्यूल 1 जो अंडर डीपीके और 2013 में जितनी भी लिस्ट है जो एसेंशियल मेडिसिन है, तो उसमें जो कैलकुलेशन होना चाहिए कितना प्राइस कैप रखना है, तो उसका जो यहाँ पे मैंडेट है वो भी जो है इस पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास होता है। अगला क्वेश्चन है वियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was दिल्ली डेसिग्नेटेड एज ए एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो वो भी इसलिए इन्हें डेसिग्नेट किया था अंडर 69th अमेंडमेंट एक्ट। और यहाँ पे अगर 69 अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे दो आर्टिकल थे यानी कि 239 ए और 239 ए बी, जिसमें यहाँ पे लिमिट किया गया था पावर ऑफ एनसीटी, जिसके अंतर्गत यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जो लैंड है वो उनके यहाँ पे कंट्रोल में नहीं होने वाला है। अगला आर्टिकल यहाँ पे इकोनॉमिक पे से डिस्कस करेंगे कैसे जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम बहुत ज्यादा बोरोइंग करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है, तो बोरोइंग करना ही यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन बचा हुआ है। अगले यहाँ पे हम बोरोइंग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट टैक्सेस है, जो इनकम टैक्सेस आता है, तो वो हमने इतना ज्यादा जो है यहाँ पे अभी भी गेन नहीं किया है। अब यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड जो बॉडी है उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब यहाँ पे अगर पहले की बात करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही ये बॉडी जो है कंट्रोल करता था, लेकिन फिर यहाँ पे इसे स्प्लिट कर दिया गया और यहाँ पे हम एक और बॉडी बनी जिसका नाम है सेंट्रल बॉडी ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। तो ये बेसिकली डील करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस रिलेटेड। अब यहाँ पे सीबीडीटी के जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें यहाँ पे सिविल सर्विस एग्जाम के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। अगला आर्टिकल बेसिकली यहाँ पे सीडीएससीओ के बारे में आया। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन रिलेट करती है हमारी कंट्री में। ये बेसिकली एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारी कंट्री में, और यहाँ पे अगर कोई भी नया ड्रग है उसका अप्रूवल, क्लिनिकल ट्रायल करवाना है, कौन से स्टैंडर्ड्स ड्रग को यहाँ पे मेंटेन करना है, और मान लीजिए कभी भी सरकार को यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे सीडीएससीओ जो है या जिसे हम कहते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी बन जाती है। और ये बॉडी जो है इवन स्टेट जो रेगुलेटर्स हैं उनके साथ भी मिलकर काम करती है, कभी भी कोई भी क्रिटिकल ड्रग को अगर हम यहाँ पे फाइनलाइज करना चाहते हैं। अब रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो सेल ऑफ ब्यूक्लिजाइन है जो इसके बारे में यहाँ पे पूरा आर्टिकल आया हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइए जुरिसडिक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट कवर्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होता है केरला हाई कोर्ट के साथ। अगर यहाँ पे बात करेंगे वर्ल्ड न्यूज की, तो सबसे पहले न्यूज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे थेरेसा मे ने फिर से यहाँ पे अपना जो यहाँ पे बिल रखा था अबाउट डील एंड नो डील अबाउट ब्रेक्सिट, तो वो जो है फिर से खारिज कर दिया गया है उनके पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा। और यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे आप जानते हैं कि गोलन हाइट यहाँ पे जो है इजराइल को बिलोंग करता है, ऐसा यूएस ने बोला है, लेकिन जो ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रुहानी, तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि वो इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और राइट साइड पे जो आर्टिकल यहाँ पे बताया जा रहा है कि आईएमएफ शायद जो है बेल आउट कर सकता है पाकिस्तान को, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान में। और क्योंकि हम आईएमएफ की बात कर ही रहे हैं तो उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें आप समझ लीजिए कि इसका जो है बेसिकली एक मैंडेट ये कि कैसे जो है स्टेबलाइज कर सकते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को। अब वो कैसे करता है, तीन तरीकों से करता है। एक होता है सर्वेलेंस रोल, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी इकोनॉमिक्स है उनके ऊपर यहाँ पे एक आई रखना। दूसरा होता है यहाँ पे लेंडिंग रोल, क्योंकि अगर कोई भी कंट्री प्रॉब्लम में आ जाता है उसको लेंडिंग दे देना। और तीसरा होता है यहाँ पे जो है गिविंग प्रैक्टिकल हेल्प टू मेंबर्स, मतलब यहाँ पे जो टेक्निकल असिस्टेंस है कैसे वो डेवलप कर सकते हैं। ये जो टेक्निकल असिस्टेंस है ये भी जो है आईएमएफ के द्वारा दी जाती है। तो ये बेसिकली तीन तरीके हैं और इसे बेसिकली एस्टैब्लिश किया था 1944 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। और उसके साथ साथ यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। एक होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और दूसरा रिपोर्ट है यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो बेसिकली लॉन्च की जाती है आईएमएफ के द्वारा। और यहाँ पे नेक्स्ट दो क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए सतकोसिया टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट को यहाँ पे आपको मिलेगा, और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है नेम द चेयरमैन एंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।